ये आकाशवाणी है। विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है अभ्यास श्रृंखला की 11वीं कड़ी। आज की चर्चा का विषय है अर्थशास्त्र। भाग ले रहे हैं भीमराव अंबेडकर कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के डॉक्टर नरेंद्र ठाकुर। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं आकाशवाणी संवाददाता विनीता ठाकुर। नमस्कार, मैं हूँ विनीता और आपने ट्यून किया 100.1 मेगाहर्ट्ज और कार्यक्रम है अभ्यास, एक ऐसा प्रोग्राम जो आपकी जिज्ञासा को देता है विराम। अब आपके भेजे हुए जो सवाल होते हैं व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर हमें प्राप्त होते हैं या फिर ईमेल आईडी abhyas.airnews@gmail.com पर। उन सवालों के जवाब हमारे स्टूडियो में बैठे एक्सपर्ट आपको देते हैं और ये आज का जो हमने विषय लिया है वो है अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स और विशेषज्ञ हैं डॉक्टर नरेंद्र ठाकुर जो दिल्ली विश्वविद्यालय के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज के इकोनॉमिक्स के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे हम स्टूडियो में। शुक्रिया मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे बुलाने के लिए और बात रखने के लिए और बच्चों से बात करने के लिए। जी, और सबसे अच्छी बात यह सर कि हम अभी सवाल जवाब का ये सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन वो शुरुआत में करते हैं, उसको कहते हैं एक्सप्लेनर सेगमेंट। तो आइए सुनते हैं एक्सप्लेनर सेगमेंट, उसके बाद सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होगा। मौद्रिक नीति समिति एक 6 सदस्यीय समिति है जिसका गठन केंद्र सरकार द्वारा आरबीआई के गवर्नर के पदेन अध्यक्ष के रूप में किया जाता है। एमपीसी को बेंचमार्क नीति दर तय करने का काम सौंपा गया है जिसे रेपो दर के रूप में भी जाना जाता है, जो निर्दिष्ट लक्ष्य स्तर के भीतर मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है। रेपो दर में परिवर्तन मुद्रा बाजार के माध्यम से संपूर्ण वित्तीय प्रणाली में संचारित होता है जो बदले में समग्र मांग को प्रभावित करता है। इस प्रकार ये मुद्रास्फीति और विकास का एक प्रमुख निर्धारक है। मुद्रास्फीति के साथ आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई को मुद्रा आपूर्ति का विस्तार करने के लिए तैयार किया जा सकता है। ये तत्काल चिंता का विषय नहीं है। वैकल्पिक रूप से केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति को कम रखने का निर्णय ले सकता है। इसलिए ये पैसे की आपूर्ति पर अंकुश लगाने और इस तरह मांग को कम करने के लिए ब्याज दरों में वृद्धि करने को तैयार है। एक्सप्लेनर सेगमेंट सुनने के बाद मेरे जहन में एक सवाल आता है डॉक्टर साहब कि मौद्रिक नीति मुद्रास्फीति को रोकने में कैसे सहायक हो सकती है? बेसिकली जो मौद्रिक नीति है वो मुद्रा से रिलेटेड है, मनी से रिलेटेड है। तो जैसे ही मुद्रा को कम किया जाता है अर्थव्यवस्था में तो उससे जो है कीमतें जो है कम होती है। तो अभी क्या किया है कि रेपो रेट एक तरह से बढ़ाया गया है। जो रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, उन्होंने इसलिए बढ़ाया उसको अब कर दिया है एक तरह से 4.90। पहले वो 4.40 था, वो 4.90 हो गया है। तो जैसे ही रेपो रेट हाई होता है तो उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हाई हो जाते हैं, मतलब बैंक जो लोन देती है। तो जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होगा तो लोग लोन कम लेंगे, तो उससे जो मुद्रा का जो कीमत है एक तरह से वो जो है वो महंगी हो जाती है और उससे लोग जो लोन कम लेने लगते हैं और कीमतें जो है कम हो जाती है। तो मौद्रिक नीति का मेन मकसद यही होता है कि कीमतों को कंट्रोल करना, और उस लेवल पे ये हम कह सकते हैं जो मौद्रिक नीति है उसमें मुद्रा कम करके उसकी सप्लाई कम करके जो है जो कीमतें जो है कम की जा सकती है। तो ये मौद्रिक नीति का इम्पैक्ट है इनका। और अब हमारा जो ये मच अवेटेड सेक्शन यानी कि वो सवाल जो हमारे लिस्टर्स ने भेजे हैं, उसमें पहला सवाल है अमृता का पंजाब से। मैं अमृता हूँ पंजाब से और मैं पूछना चाहती हूँ मुद्रास्फीति व मुद्रा अपस्फीति से क्या अभिप्राय है? बेसिकली दो कंसेप्ट हैं जो बेसिक इकोनॉमिक्स के हैं। एक मुद्रास्फीति होती है, एक मुद्रा अपस्फीति होती है। तो मुद्रास्फीति का मतलब जो हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे उसको अंग्रेजी में इन्फ्लेशन बोलते हैं कि जिसमें कीमतों में वृद्धि होती है। तो वस्तुओं और सेवाओं की जब कीमतों में वृद्धि होती है तो मुद्रास्फीति है। और जो अपस्फीति होती है, मुद्रा अपस्फीति जो है उसमें कीमतों में कमी होती है। तो इन्फ्लेशन रेट जब बढ़ता है तो वो स्फीति है, और जब इन्फ्लेशन रेट कम होता है, जो कीमतें कम होती है वस्तुओं सेवाओं की, वो अपस्फीति है। तो अमृता को तो जवाब मिल गया, लेकिन अब जो अगला सवाल है वो शाहीन परवीन पटना से, बिहार से, और इनका सवाल है। मेरा नाम शाहीन परवीन है और आज का मेरा क्वेश्चन ये है कि जीएसटी क्या है, उसको हिंदी में विस्तार करें और जीएसटी के प्रकारों का वर्णन करें। दूसरा क्वेश्चन है मेरा कि वैश्वीकरण क्या है, इसको विस्तार से समझाएं। इसमें बेसिकली दो प्रश्न हैं। एक तो है कि जीएसटी क्या है और जीएसटी के कितने प्रकार होते हैं। जो गुड्स सर्विसेज टैक्स है उसके कितने प्रकार हैं। एक
एक ये प्रश्न है, और दूसरा है कि ग्लोबलाइजेशन जिसको वैश्वीकरण कहते हैं उसको कैसे आप समझाएंगे। तो बेसिकली जो गुड्स सर्विसेज टैक्स है बेसिकली वो अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर का मतलब होता है कि बेसिकली जो वस्तुओं और सेवाओं पे लगता है, गुड है जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो बेसिकली उपभोक्ता उसको पे करता है। और उसके प्रकार जो है 4 प्रकार हैं। एक प्रकार है इसको हम कहते हैं CGST। CGST का मतलब है सेंट्रल गुड सर्विसेज टैक्स, और दूसरा है SGST, इसको बोलते हैं स्टेट गुड सर्विसेज टैक्स, और तीसरा है बेसिकली IGST जिसको इंटीग्रेटेड गुड सर्विसेज टैक्स बोलते हैं, और जो लास्ट है वो है UGST, उसको बोलते हैं यूनियन टेरिटरी के जो टैक्स होते हैं GST वो हैं। तो 4 तरह के टैक्स हैं, और उसकी जो दरें हैं वो डिफरेंट हैं। उसमें बेसिकली एक है 5% की दर है, एक जो है वो 12% की दर है, एक 18% की दर है, और एक जो 28% की दर है। तो 4 दरें होती हैं इस टाइम जो है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो 2017 में इसको इम्प्लीमेंट किया है, जिससे कि बहुत सारे टैक्स थे उनको खत्म करके और एक पूरा GST टैक्स लगाया है, और उसमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं स्टेट और सेंटर में 50-50% का। तो जैसे फॉर एग्जांपल 28% टैक्स है, तो 14% टैक्स जो है वो स्टेट को जाएगा, मान लो दिल्ली को जाएगा या हिमाचल को जाएगा या बिहार को जाएगा, और 14% जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ये जो अगला सवाल है ना, ये श्वेता कन्नौज से यूपी से पूछ रही हैं। मेरा नाम श्वेता है, मैं उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले के तिरवा की निवासी हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि भारत जैसे देश को विकसित बनाने के लिए हमें किन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है। अन्य विकसित देशों की तुलना में भारत की प्रति व्यक्ति आय अत्यधिक कम है तथा पूंजी निर्माण की दर भी बहुत नीची है। इन सब के लिए जिम्मेदार कारकों के लिए हमें क्या ठोस कदम उठाने चाहिए जिससे जल्द से जल्द हमारा भारत विकसित देश बनकर उभरे। बिल्कुल, इनफैक्ट मैं थोड़ा पहले जानना चाहूंगा कि ग्लोबलाइजेशन पे हमने बात रखनी थी, उसके बाद मैं इसी प्रश्न पे आ रहा हूँ। बेसिकली जो वैश्वीकरण का मतलब ये है कि एक देश का और देशों के साथ जो इकोनॉमिक रिलेशन है, जो आर्थिक संबंध है, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि जो व्यापार होता है या जो पूंजी होती है उसका आदान प्रदान होता है, लोग हैं जैसे हिंदुस्तानी हैं वो अमेरिका जा रहे हैं या मिडिल ईस्ट जा रहे हैं या अमेरिका के लोग यहाँ जा रहे हैं, तो वैश्वीकरण में एक तरह से मोबिलिटी है, प्रवासन है लोगों का, पूंजी का या मुद्रा का या वस्तुओं का या सेवाओं का। तो ये ग्लोबलाइजेशन का फेज है जिसको हम कह रहे थे। जीडीपी पर कैपिटा जो है, जो प्रति व्यक्ति आय है हिंदुस्तान की, वो बहुत कम है। मतलब यदि हम कंपेयर करें अमेरिका से तो अमेरिका बिल्कुल, तो अमेरिका की इस टाइम जो है जीडीपी पर कैपिटा लगभग $50,000 है जो प्रति व्यक्ति आय है वहाँ पे साल की, और हिंदुस्तान की जो $2,000। तो 2000 कहाँ और कहाँ 50,000, तो मतलब इतना बड़ा डिफरेंस है। तो उसमें ये प्रश्न है कि तो फिर आर्थिक विकास कैसा होगा जब इतनी कम हमारी जो पर कैपिटा इनकम है जिसको प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। तो इस प्रश्न में तो मुझे ये कहना है या समझाना है कि बेसिकली जीडीपी पर कैपिटा बिल्कुल कम है, और उसको अच्छा करने का तरीका ये हो सकता है कि जो राष्ट्रीय आय है, क्योंकि देखिए जीडीपी पर कैपिटा कुछ नहीं है, वो है जीडीपी डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। तो जब आप न्यूमरेटर को बढ़ाएंगे, जो सकल घरेलू उत्पादन जिसको हम कहते हैं, वो बढ़ाएंगे और पॉपुलेशन तो उसके अनुसार कंट्रोल हो जाती है, तो जीडीपी पर कैपिटा भी बढ़ेगा। तो उसमें ये कह रहे हैं कि क्या क्या कारक हो सकते हैं। तो ये प्रश्न में ये है कि जी पूंजी निर्माण एक कारण हो सकता है क्या। तो पूंजी निर्माण का मतलब थोड़ा उसको आसान शब्दों में हम कहें तो वो ये होता है जो सेविंग है, जो बचत है, जैसे बैंकों में हम रखते हैं पीपीएफ में या सीपीएफ में या एनएससी है या हम लोगों ने डिपॉजिट रखा हुआ बैंकों में, सेविंग के जो वेज होते हैं जी, तो उसको उत्पादन के लिए कैसे लगाया जाता है पैसा, इंडियन कंपनी बड़े जो उद्योगपति जी, तो वो जो है प्रोडक्शन के लिए कैसे उसको यूज करते हैं। तो ये होता है पूंजी निर्माण। तो यदि उसका उत्पादन होता है, मान लीजिए एयरपोर्ट बनाया, तो उसके लिए वो सेविंग का पैसा एक तरह से लोन लेके जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से उसको यूज करेंगे। तो बेसिकली क्या हुआ है कि पूंजी निर्माण जो है पिछले सालों में हिंदुस्तान में वो कम हुआ। किसी टाइम में मिड 2000 में वो था, पूंजी निर्माण की जो दर थी वो थी लगभग 36%। अब जो दर रह गई है वो 28-29% रह गई है। मतलब अभी हम इकोनॉमिक सर्वे बात करें 21-22 की, तो एक कारण तो ये है कि उससे क्योंकि अल्टीमेटली जीडीपी में बढ़ाना है, तो उत्पादन के लिए आपको कैपिटल फॉर्मेशन जिसको बोलते हैं बढ़ाना पड़ेगा, पूंजी निर्माण करना पड़ेगा, जिसमें गडकरी जी जो अच्छा काम कर रहे हैं कि रोड्स बना रहे हैं, क्योंकि वो उनको वहीं से लोन मिल रहा है। गवर्नमेंट भी लोन लेती है, पैसा लेती है और उसको प्रोडक्शन में लगाती है रोड पे या रेलवे में। तो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका जो लास्ट में पॉइंट मैं कहूंगा कि आपको जीडीपी पर कैपिटा बढ़ाना है तो अल्टीमेटली सरकार को खासकर शिक्षा और रोजगार और जो स्वास्थ्य में है उसमें जो है अच्छा खासा खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि ये भारतीय अर्थव्यवस्था जिसको कहते हैं विकासशील देश है। तो विकासशील देश में सरकार का हस्तक्षेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और खासकर शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य में। और यदि उसमें इन्वेस्टमेंट की जाएगी तो जो हम
$50,000 की जो बात कर रहे हैं अमेरिका की, और हिंदुस्तान की जो 2000 की बात कर रहे हैं, वो हम अचीव कर पाएंगे आने वाले सालों में। जैसे मोदी जी भी कह रहे हैं कि $5 ट्रिलियन हम इकोनॉमी बनाएंगे, तो वो लिंकेज उसी से हो सकता है। ये अगला सवाल राजस्थान से है, शिवराज कुमावत। मैं शिवराज कुमावत। मेरा सवाल यह है कि करेंसी नोट मुद्रा क्या होती है, इसका किसी देश की अर्थव्यवस्था में क्या योगदान रहता है? ये तो वन लाइनर आंसर है। मुद्रा मतलब एक तरह से ये एक स्रोत है जिससे कि आप वस्तुओं का विनिमय या सेवाओं का विनिमय कर सकते हैं। वो हमेशा हेल्प करती है। तो एक तरह से वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय करने के लिए ये स्रोत बना होता है, जिसको मीडियम कहते हैं। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है मुद्रा। जैसे मुद्रा चाहे कह लीजिए रुपया है, डॉलर है या कॉइन्स है, वो एक एग्जाम्पल हो सकता है, उसके उदाहरण हो सकते हैं। उसका अर्थव्यवस्था पे क्या असर है? अल्टीमेटली मांग होगी या जीडीपी होगा, उतनी ही मुद्रा की सप्लाई ज्यादा होगी। तो लिंकेज है, जितनी मुद्रा हाई उतना ही जीडीपी हाई, उससे लिंकेज है। जी जी जी। ये एक सवाल है सिमरन का। सिमरन, मेरा क्वेश्चन ये है कि औसत और सीमांत आय में अंतर जानना है। थोड़ा सा इसको मैं करेक्ट करूंगा, थोड़ा सा वो मिलता है उसमें। बेसिकली वो मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू है। तो रेवेन्यू को आय उन्होंने मान लिया है। अच्छा। तो सीमांत आगम जिसको कहते हैं, आय अच्छी हिंदी है वो भी, और दूसरा है औसत आगम या आय, उसको हम कह रहे हैं। तो बेसिकली औसत आगम ये है कि जो वस्तुएं बेची जाती हैं, तो प्रति व्यक्ति कितनी आय हो रही है। मान लीजिए 1000 बोतलें बेची, तो उसको ऑन एन एवरेज जो है प्रति व्यक्ति जो हर बोतल में कितना मिला, मान लो 10 रुपए मिला, तो वो जो है वो एक तरह से एवरेज रेवेन्यू है या ये औसत आय है। लेकिन हम ये कहें कि सीमांत आय क्या है, सीमांत आगम जिसको हम कहते हैं, वो ये होता है कि एक बोतल को बेच के फिर उसको कितना रुपए मिल रहे हैं। तो हो सकता है वो 10 रुपए मिले, लेकिन एक एक बोतल को देखा जाता है, इसलिए हम उससे सीमांत बोल रहे हैं, मार्जिनल बोल रहे हैं। लेकिन एवरेज के लिए आपको टोटल इनकम मान लीजिए 1 लाख हुई और 10,000 आपने जो है वो बोतलें बेची, तो भी 10 रुपए आएगा। लेकिन दोनों में डिफरेंस ये कि एक एक बोतल के लिए मार्जिनल हो जाएगा या जिसको सीमांत हो जाएगा, लेकिन टोटल आपने कर दिया और डिवाइड कर दिया उसको वस्तुओं से, तो फिर एवरेज हो जाएगा। हमें ऐसा लगता है कि अगर हम एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लें, तो हम चाहेंगे कि आप अपनी पसंद का एक गाना हमारे श्रोताओं को सुनाएं। वो गाना बेसिकली ये मुझे बहुत पसंद है, हम हैं राही प्यार के। ये बेसिकली मूवी है आमिर खान और जूही चावला की। जी, और उसमें गाना ही है, हम हैं राही प्यार के। वाह, क्या बात है।
वेलकम बैक फ्रेंड्स। बातें चल रही है कार्यक्रम अभ्यास में। हमारे साथ हैं डॉक्टर नरेंद्र ठाकुर और वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर हैं इकोनॉमिक्स के, और इन्होंने बहुत सारे सवालों के जवाब तो दिए, लेकिन हमारे पास लंबी फहरिस्त रहती है सवालों की, तो हम वो सिलसिला फिर से शुरू करेंगे इस खूबसूरत से गाने के बाद। और ये सवाल है अनीश कुमार वर्मा गोंडा यूपी से, और ये पूछते हैं। मेरा नाम अनीश कुमार है। मेरा क्वेश्चन ये है, मानव पूंजी के निवेश के बिना 5 व्यापारी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य भारत का सपना रहेगा। चर्चा इसको हल्का सा मैं ठीक कर रहा हूँ उस क्वेश्चन को। उसमें बेसिकली ये है कि ये कह रहे हैं कि ह्यूमन कैपिटल मतलब शिक्षा पे या स्वास्थ्य पे, जो हम थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे, उसमें लिंकेज भी है उस क्वेश्चन का। उस पे यदि हम इन्वेस्ट करें, मान लीजिए आज हिंदुस्तान में जो हायर एजुकेशन में जो लोग हैं वो 27% है। जो 18 से 24 साल के जो बच्चे हैं उनमें से सिर्फ 27% जो बच्चे हैं वही पढ़ रहे हैं हायर एजुकेशन कॉलेज यूनिवर्सिटी में। इसका मतलब जो बड़ी पॉपुलेशन है, मतलब 73% जो पॉपुलेशन है वो हायर एजुकेशन से बाहर है। तो ये बेसिकली जो ग्लोबल गुरु की मोदी जी बात करते रहते हैं, इनफैक्ट उसी रेफरेंस में बात है कि आप कैसे ह्यूमन कैपिटल शिक्षा में आप कितना निवेश करो, तो जितना मान लीजिए 50% हो जाए, 27% ज्यादा पढ़ने लग जाए तो लोग उतने ही प्रोडक्टिव हो जाएंगे, उतने अच्छे डॉक्टर बनेंगे, उतने इंजीनियर अच्छे बनेंगे, उतना ही मीडिया पर्सन अच्छे बनेंगे, बिल्कुल शिक्षक अच्छे हो जाएंगे। तो उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उससे जो है कहीं ना कहीं हम एक लेवल पे कह सकते हैं कि जीडीपी को, उस देश को हम विकास कर पाएंगे, आर्थिक विकास कर पाएंगे और विश्वास जीत पाएंगे, जो हमेशा मोदी जी बात करते रहते हैं। अगला सवाल है अमित कुमार दिल्ली से, रेगुलर लिस्टर में आते हैं ये। इनका सवाल है, मुझे ये पूछना था कि सीपीआई और डब्ल्यूपीआई में क्या अंतर है? ये दो तरह के इंडेक्सेस हैं, सूचकांक उनको कहते हैं। एक है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई और दूसरा है होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो दो तरह के सूचकांक हैं ये, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स। उसकी यदि हिंदी करें तो एक हम कहेंगे एक तरह से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और दूसरा है थोक मूल्य सूचकांक। ये बेसिकली जो कंज्यूमर गुड्स हैं, कंज्यूमर गुड्स मतलब जो उपभोक्ता वस्तुएं हैं, जैसे मान लीजिए फ्रिज है, टीवी है, फूड है, पानी है, इसकी जो कीमतें हैं वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अकॉर्डिंग होती है, उसके जरिए पता लगता है। जैसे इस टाइम हिंदुस्तान में जो कीमतें बढ़ रही हैं उसका जो दर है और जो इंडेक्स के अकॉर्डिंग, सीपीआई के अकॉर्डिंग, वो 7.78% है। और ये आरबीआई हमेशा बोलते रही, इसलिए रेपो रेट बढ़ाया भी गया, थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे। तो सीपीआई के अकॉर्डिंग जो है 7.78% जो है वो इन्फ्लेशन रेट है हमारा, या स्थिति है। और जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है उससे ये मतलब होता है कि जो होलसेल की जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, मान लीजिए लाजपत राय मार्केट जो है होलसेल मार्केट है, उसमें क्या प्राइसेज चल रहे हैं। तो एक तरह से क्या है कि जो भोक्ता की वस्तुओं या सेवाओं के उनके क्या प्राइसेज हैं और जो होलसेल गुड्स जो है उनके क्या जो प्राइसेज हैं वो एक डिफरेंस है, उनके इंडेक्स बनाए जाते हैं। तो इस टाइम हिंदुस्तान में जो होलसेल प्राइस इंडेक्स का जो इन्फ्लेशन रेट है बहुत हाई लेवल पे, और वो है इस टाइम 15%। मतलब इसका मतलब है एक महीने में 15% कीमतें बढ़ रही हैं होलसेल गुड्स की, जबकि सीपीआई का मतलब है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अकॉर्डिंग 8% जो है कीमतें बढ़ रही हैं इन्फ्लेशन की, या इन्फ्लेशन रेट है इंडिया में। अब हम अगला सवाल लेते हैं। ये सवाल है सत्यानंद शुक्ला का, गोंडा यूपी से, और इनका सवाल है, मैं सत्यानंद शुक्ला, जिला गोंडा, उत्तर प्रदेश से हूँ। आज के अभ्यास कार्यक्रम में मेरा एक प्रश्न है, पूंजीवादी को एक आर्थिक व्यवस्था नहीं बल्कि आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन करने का एक साधन माना जाता है, इसे व्याख्यात्मक रूप से हमें समझाएं। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, और वो ये है कि पूंजीवाद बाजार, जो हम बाजार देख रहे हैं, जो होलसेल मार्केट है, होलसेल या कंज्यूमर मार्केट, जो भी बाजार चल रहा है, जैसे मांग पूर्ति के बाद प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट हॉस्पिटल, ये बाजार है। तो पूंजीवाद में ऐसे ही होता है कि एक तरह बाजारी शक्तियां जो है वो काम करती हैं। तो बाजारी शक्तियों का काम यही है कि वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करना, उनको जो है प्रोडक्शन करना, जीडीपी को बढ़ाना, फिर जीडीपी ग्रोथ होना। तो उसमें प्रश्न यही है, क्या ग्रोथ से हम जीडीपी ग्रोथ से, इस जीडीपी के हाई होने से, सकल घरेलू उत्पादन हाई होने से पूंजीवाद में क्या हम गरीबी कम कर पाएंगे, क्या हम गैर बराबरी कम कर पाएंगे, कि क्या जो महिलाओं की गैर बराबरी है उसको कम कर पाएंगे, ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, उसकी व्याख्या की बात कर रहे हैं। और उसमें एक तरह से यदि मैं आप अर्थशास्त्री के रूप में मेरे से पूछें तो हाँ, एक लेवल पे यस, जीडीपी हाई होगा, वैल्यू एडिशन होगा, लोग अच्छा काम करेंगे, जो हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, 27% की जगह जो है 50% बच्चे पढ़ने लगे और कंट्रीब्यूट करने लगे। लेकिन वो कौन लोग होंगे, उसमें लड़कियां लड़के बराबर होंगे, उसमें कास्ट के सारे लोग बराबर होंगे कि नहीं होंगे। यदि वो होता है
तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। और वो पूंजीवाद में एक लेवल पे सीमित एक लिमिटेशन बनी हुई है। उसके लिए अगेन जो हम बात कर रहे हैं, सरकारी हस्तक्षेप बहुत महत्वपूर्ण होता है। वो जब मान लीजिए अमीर आदमी कोई बन गए हैं यहाँ पे मान लीजिए, तो उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन जो काम है टैक्स लगा के वो फिर सरकार का बनता है, उससे हम और विकसित हो पाएंगे। तो पूंजीवाद की ये लिमिटेशन है। तो सत्यानंद शुक्ला के इस सवाल के बाद अब जो अगला सवाल है वो है दिल्ली से ही है, राघव चौधरी का। वो पूछते हैं, माय नेम इज राघव चौधरी and I am from Delhi. Do you think higher level of real GDP always leads to higher availability of goods per person in the domestic economy? If not, what lesson do you draw from such a situation? राघव को अच्छा प्रश्न है, मतलब उस लेवल पे हाँ, मतलब कि एक तरह से एक चेन ही है इनफैक्ट जो आर्गुमेंट के बाद अच्छे प्रश्न आए हैं कि जीडीपी पर कैपिटा जो है, क्योंकि तो प्रति व्यक्ति आय के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो उसमें हो सकता है कि वस्तुएं और सेवाएं जो है लोगों के पास पहुंच गई और जीडीपी हाई हो रहा है, सकल घरेलू उत्पादन हाई हो रहा है। जैसे इस टाइम जो है सबसे ज्यादा जो जीडीपी है वो अमेरिका का है, फिर वो चाइना का है, इंडिया का जो 6वां और 7वां रैंक है जीडीपी लेवल पे। हाँ, तो इसलिए जो बात आती रहे कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे तो फिर हम 3rd रैंक में चले जाएंगे। हाँ, तो ये है। तो यदि जीडीपी हाई हो, ये बात सही है, लेकिन वो ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि एक तरह से उसको बोलते हैं उपभोक्तावाद तो नहीं हो जाएगा। ये एक लिमिटेशन पूंजीवाद की या जीडीपी की होती है। इसमें फिर ये होता है कि क्या सिर्फ ऐसा होगा कि मॉल में ही लोग जाएंगे, उनको ही सुविधाएं मिलेंगी, कि जो गरीब या लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास है उसको भी कुछ मिल पाएगा। ये जो है जीडीपी की एक अगेन लिमिटेशन है, और उसको यदि दे पाएं तो उससे बढ़िया विकास कुछ नहीं। चाहे वो हम समाज के बारे में बात करें, उतना ही फिर बेहतर जो है समाज भी होता है और पर्यावरण भी होता है। हम चाहते हैं कि फैक्ट फाइल, जो कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग सेगमेंट है हमारा, उसको सुन लेते हैं। प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया है। 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए हैं: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। मौलिक अधिकारों की अवधारणा सबसे पहले 1215 में इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा में अस्तित्व में आई। हमारे संविधान के निर्माताओं ने आयरिश संविधान से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विचार को उधार लिया था, जो बदले में स्पेनिश संविधान से लिया गया था। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित कोई प्रावधान नहीं था। इस धारा को 42वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया था। अनुच्छेद 50 राज्य पर न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का दायित्व डालता है, लेकिन चूंकि ये राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत आता है, इसीलिए इसे लागू नहीं किया जा सकता। मूल संरचना सिद्धांत की उत्पत्ति मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच संघर्ष में निहित है। राष्ट्रपति और राज्यपालों को अदालती कार्यवाही से छूट प्राप्त है। विधायिका सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आचरण पर चर्चा नहीं कर सकती है। वे ऐसा केवल महाअभियोग की स्थिति में ही कर सकते हैं। न्यायपालिका के पास विधायिका द्वारा पारित किसी भी कानून को असंवैधानिक या मनमाना होने पर उसे रद्द करने की शक्ति है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इसे केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के तरीके और आधार पर ही पद से हटाया जा सकता है। थैंक्स पूनम। दोस्तों, आप भी इस कार्यक्रम में चाहें तो हिस्सा ले सकते हैं, इसमें आप शरीक हो सकते हैं। अगर आप अपने सवाल हमें प्रेषित करें व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं abhyas.airnews@gmail.com पर। और ये कार्यक्रम आप YouTube पर भी सुन सकते हैं। अपने सवालों के जवाब न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी आप देश विदेश में कहीं भी हो इस कार्यक्रम के जरिए हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। अब जो अंतिम पड़ाव में जो 2-3 सवाल बचे हैं वो हम आपसे पूछना चाहेंगे। Hello, my name is Daisy D'Souza. I'm from Goa. My question is,
what is meant by Washington Consensus and Beijing Consensus and Santiago Consensus by economy. Please explain to us. बेसिकली ये तीन एक तरह से धाराएं हैं, सोच है, कंसेंसस जिसको कहते हैं। एक तो वाशिंगटन कंसेंसस है, तो वाशिंगटन जो है हमें मालूम है वाशिंगटन डीसी जो है अमेरिका की राजधानी है, और मेनली उसको कनेक्ट किया जाता है जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है या वर्ल्ड बैंक है, उसका विचारधारा क्या है। उसकी विचारधारा है यदि बाजार बहुत बड़ा होगा तो उससे जो है हम गरीबी, गैर बराबरी, भूखमरी, बेरोजगारी खत्म कर सकते हैं। एक कंसेंसस ये है। अब ये होता है नहीं होता है, सिर्फ जीडीपी जो हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे हैं कि लिमिटेशन उसकी है, लेकिन वाशिंगटन कंसेंसस का यही मतलब है जो अमेरिका से आ रही है। हमें मालूम है कि जो विकसित देश हैं उन्हीं के जो है नुमाइंदे IMF के डायरेक्टर होते हैं या वर्ल्ड बैंक के डायरेक्टर होते हैं, तो ये एक धारा ये है। दूसरी है बीजिंग वाली। बीजिंग की विचारधारा ये है जो थोड़ा सा लिंकेज भी है, समाजवाद से थोड़ा लिंकेज है, लेकिन मेन इसको ये हम ऐसे कहते हैं कि सरकारी हस्तक्षेप कितना है, सिर्फ बाजार नहीं तय करेगा लेकिन साथ में सरकार भी तय करेगी। और मान लीजिए गैर बराबरी हो जाती है, खासकर गरीब देश हैं, गरीब अर्थव्यवस्था हैं, तो उसमें जो सरकार का हस्तक्षेप बनेगा और उसमें शिक्षा में या स्वास्थ्य में, वो ऐसी चीजें हैं जो आदमी की जिंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और उसमें वो पैसे के रूप में गरीब आदमी नहीं खरीद पाएगा। और उसमें बीजिंग कंसेंसस ये बोलता है कि उसमें सरकार अच्छा खासा हस्तक्षेप करे। और तीसरा है सैन डिएगो। तो बेसिकली वो एक और स्टेट है जो अमेरिका का है, उनका मानना है, इस विचारधारा का मानना ये है, वो ये कहते हैं कि जो कम्युनिटी में जो लोग हैं, जैसे हम लोग आपस में बात कर रहे हैं या जो क्वेश्चन हमारे लिसनर हैं जो पूछ रहे हैं, उनको कम्युनिटी लीडर्स बनाया जाए और उसके तहत जो कम्युनिटी की समस्याएं पूछी जाए। फॉर एग्जांपल जेंडर इनइक्वालिटी और इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट और मैटरनल मोर्टिलिटी रेट यदि वो हायर है या एनवायरमेंट बहुत डिग्रेड हो रहा है, तो कम्युनिटी लीडर इनिशिएटिव लेके फिर जो है नया चेंज करेंगे उसमें, कम्युनिटी में जाके उनसे पूछेंगे क्या समस्या है, उनका सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो एक तरह से मतलब कम्युनिटेरियन बात होती है, सामाजिक बात हो रही है उसमें। जबकि ये दो जो कंसेंसस है उसमें एक बाजार के बारे में बात है, बीजिंग वाले में सरकार के बारे में बात है। हमारा आज का आखिरी सवाल, लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है जो हमें ऐसा लगता है कि हम सभी जानना चाहते हैं। ये अंबिका पूछ रही है अजमेर राजस्थान से। मैं अंबिका अजमेर राजस्थान से। मेरा सवाल यह है कि कोई भी देश अपनी आवश्यकता अनुसार नोट क्यों नहीं छाप सकता, इसके क्या दुष्परिणाम है? एक लेवल पे तो थोड़ा छाप सकता है, लेकिन बाद में इसकी लिमिटेशन है, सीमा बन जाती है। और उसका कारण ये है कि मान लीजिए नोट मैं छापूं, एक मोबाइल मैंने 10,000 रुपए का लिया, लेकिन नोट इतने सारे आ गए तो वही मोबाइल जो 10,000 का है वो 1 लाख का हो जाए। तो इसका मतलब है कि आपका इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो जो हम बात कर रहे थे अभी WPI और CPI की, जो 15 और 8% हो जाएगा वही 50% हो जाएगा। दूसरी जो प्रॉब्लम होती है इसके कारण से, जो करेंसी है जैसे इंडियन रूपी है, उसकी वैल्यू इंटरनेशनल लेवल पे वो भी कम हो जाएगी। और अब हम अपने साथियों को फोर्थ कमिंग एग्जाम्स के बारे में जानकारी दे दें। UPPSC 12 जून को संयुक्त राज्य उच्च अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2022 के लिए प्रारंभिक परीक्षा आयोजित करेगा। MPPSC राज्य सेवा और राज्य वन सेवा 2021 की प्रारंभिक परीक्षा 19 जून को आयोजित की जाएगी। WBPSC 19 जून को पश्चिमी बंगाल सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2022 आयोजित करेगा। सर देखिए, आपने परीक्षार्थियों के इतने सारे सवालों के जवाब दिए हैं, लेकिन अब हम आपको भी ये मौका देते हैं कि आप भी हमारे उन लिसनर्स से, उन परीक्षार्थियों से जो एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको आप चैलेंज करें, एक ऐसा सवाल भेजें जिसका जवाब वो जब आपको देंगे और उसमें जो सबसे सही जवाब होगा उसको मिलेगा एक ई-सर्टिफिकेट हमारे आकाशवाणी की ओर से। पिछली बार जो विजेता थे उनका नाम है निवेदिता। आपको बहुत बहुत मुबारक। इस बार जो आप सवाल पूछेंगे इसका जवाब हम देखते हैं कौन देता है। लास्ट इकोनॉमिक ईयर जो था हमारा 2020-21 में, उस टाइम जीडीपी ग्रोथ रेट क्या थी? तो मैं हिंट भी दे सकता हूँ श्रोताओं को, थोड़ा पॉजिटिव थी या नेगेटिव थी, कुछ था ऐसा, और यदि वो समझा पाए और बता पाए कि एक्चुअल कितनी उसकी फिगर थी। हम बता रहे हैं कि इस सवाल का जवाब उन्हें 15 जून से पहले देना है, और साथ ही साथ हम उनको ये भी जानकारी दे दें कि हमारा अगला विषय होगा इंडियन सोसाइटी। इस कार्यक्रम को आप सुन सकते हैं अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय, और आपके सवालों के साथ साथ हम होंगे अपने एक्सपर्ट के साथ। लेकिन आज हम डॉक्टर नरेंद्र ठाकुर का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे। उन्होंने इतना सारा वक्त दिया, इतने अच्छे जवाब दिए और हमारे साथ इतना समय बिताया। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे भी अच्छा लगा। मुझे दें अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि। विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे अभ्यास श्रृंखला की 11वीं कड़ी। आज की चर्चा का विषय था अर्थशास्त्र।
भाग ले रहे थे भीमराव अंबेडकर कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय के डॉक्टर नरेंद्र ठाकुर। कार्यक्रम का संचालन कर रही थीं आकाशवाणी संवाददाता विनीता ठाकुर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के बारे में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है हमारा AIR@nsdtalks@gmail.com।